कुछ समय पहले एक गांव में कीर्ति नाम की एक औरत अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। कीर्ति और इसकी बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थी, इसी से इनका गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बाद कीर्ति अपनी 5 बेटियों की शादी तय कर देती है, लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं। माँ, लड़के वाले तो इतना सारा दहेज मांग रहे हैं, अब तुम कैसे इतना दहेज दोगी? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ, मैं उस बैंक से पैसे निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन कीर्ति अपने बैंक से पैसे निकालने पहुँच जाती है, लेकिन अपने बैंक से सारे पैसे गायब देखकर कीर्ति के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कीर्ति जब बैंक के मैनेजर से इस बारे में बात करती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांटकर वहां से भगा देता है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बैंक मैनेजर बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं, अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई, अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, बिना पैसे के तो मेरी बेटियों की शादी ही टूट जाएगी। इसके बाद कीर्ति घर जाकर अपनी बेटियों को सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ एक शक्तिशाली जलपरी रहती है, हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जलपरी हमारी जरूर मदद करेगी। लेकिन बेटी, वो जलपरी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, कहीं वहां जाकर कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन वो 5 बहनें पहाड़ी के पीछे वाली नदी के किनारे पहुंच जाती है। इसके बाद वो सभी आवाज देकर जलपरी को बुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में नदी के अंदर से एक खूबसूरत जलपरी बाहर निकल आती है। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम सब बहुत गरीब हैं जलपरी, हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं, इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने आए हैं। हमने सुना है आप बहुत शक्तिशाली हो, दया करके हमारी लाचारी पर तरस खाएं और हमारे पैसों की समस्या दूर कर दीजिए जलपरी। इन 5 की दुख भरी बातें सुनकर जलपरी को इन पर तरस आ जाता है। जलपरी इन दोनों बहनों को 2 सोने के सैंडल देते हुए कहती है, इन दोनों सैंडल से तुम लोग जिस मुर्गे की पिटाई करोगी वो मुर्गी सोने की बन जाएगी, लेकिन हाँ, याद रखना, इस सैंडल का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक वक्त के लिए ही कर सकती हो। कल सुबह आकर तुम लोग इधर मुझे मेरी सैंडल वापस कर देना। ठीक है जलपरी, मैं कल आकर आपको दोनों सैंडल लौटा दूंगी। इसके बाद जलपरी का शुक्रिया अदा करके ये 5 बहनें अपने गांव वापस चली जाती है। फिर वो सभी कुछ मुर्गियों को पकड़कर जादुई सैंडल से इनकी पिटाई करने लग जाती है। देखते ही देखते वो सारी मुर्गियां सोने की बन जाती है। ये देखकर सभी बहनें खुशी से उछल जाती है। इसके बाद वो 5 सारी सोने की मुर्गियां शहर में जाकर बेच देती है और बदले में इन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे जमा हो गए हैं, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु जलपरी की वजह से हुआ है, चलो अब उसे उसकी दोनों सैंडल वापस कर देते हैं। फिर 5 बहनें दोनों सैंडल लेकर नदी की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लड़कियां इनका रास्ता रोक लेती है। इन सभी लड़कियों के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम लोगों ने वो जादुई सैंडल इस्तेमाल करके इन सभी मुर्गियों को सोने की मुर्गियों में बदला है ना। चलो ये सैंडल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारे जाओगी। अरे
अचानक एक कैसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करेंगे? जलपरी ने बहुत विश्वास करके हमें ये दोनों सैंडल दिए हैं दीदी। हमें इनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इन दोनों सैंडल की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सब के पास तो बड़ी बड़ी तलवारें हैं। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि तभी जादुई सैंडल से एक आवाज आती है। तुम लोग चिंता ना करो, हम दोनों इन लड़कियों को सबक सिखाएंगे। फिर अगले ही पल इन दोनों सैंडल से ढेर सारा गर्म पानी इन सभी लड़कियों के ऊपर गिरने लगता है। आ आ मर गए रे, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे बचाओ, आओ बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियां दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में इन सभी लड़कियों का शरीर पत्थर की मूर्तियों में बदल जाता है। अब ये सब लड़कियां 1 महीने तक पत्थर की मूर्ति बनी रहेंगी। इस तरह इन सभी लालची लड़कियों को उनका लालच का सबक मिल जाता है और दूसरी तरफ पांचों बहनें उस जलपरी को उसकी जादुई सैंडल लौटा देती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद इन पांचों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। सभी बहनें अपने ससुराल जाकर पहुंची और खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, केसर नाम की एक औरत अपने 3 बेटियों के साथ विजयपुर के गांव में रहा करती थी। केसर का पति लोगों की गाड़ियों की सफाई का काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही केसर का घर चलता था। उस समय गांव में बहुत गर्मी थी। मोहिन दिन रात धूप में काम करने के कारण बीमार पड़ गया और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। केसर को जैसे ही ये बात पता लगती है, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे अपनी तीनों बेटियों का ख्याल रखना था, इसीलिए वो खुद को संभालती है और तीनों बेटियों को संभालने का जिम्मा भी अपने सर ले लेती है। केसर की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी रिया, उससे छोटी थी प्रिया और फिर आंचल। रिया बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपनी माँ का दुख, घर की जिम्मेदारी और बाकी सब चीज़ों को दुख बड़ी ही समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी तरफ प्रिया और आंचल को अपने आप से ही मतलब था। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में क्या परेशानियां हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए केसर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है, पर वो इतना सब कुछ करके भी अपनी दोनों बेटियों प्रिया और आंचल को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन महीने के आखिर में जब केसर को अपने काम की सैलरी मिलती है, तो वो कुछ राशन और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर आते हुए रास्ते में अचानक एक गाड़ी केसर को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसीलिए केसर की जान तो बच जाती है, पर उसे काफ़ी चोटें आती हैं। कुछ लोग केसर की मरहम पट्टी करा के उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर रिया की तो जैसे सांसें ही अटक जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो ना, तुम हमारे लिए बर्गर लेकर आई हो ना ही खाने को कुछ, ऊपर से चोट लगवाकर तुम बिस्तर पर बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका तो ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो माँ को इतनी चोट लग गई और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर खाने की पड़ी है। माँ आज से घर पे आप रहोगी और हम तीनों कल से शहर पर काम ढूंढने जाएंगे। पर रिया, नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात मानना ही होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन रिया प्रिया और आंचल को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और आंचल को रिया पहले ही से पसंद नहीं थी, लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके बाद से तो प्रिया और आंचल रिया से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में प्रिया और आंचल बात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती ये रिया की बच्ची खुद को समझती क्या है,
अगर हमसे बड़ी है तो क्या हमें नौकर बनाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को करने चाहिए, लेकिन ये रिया की बच्ची हमें शहर लेकर जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं काम वाम के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम के लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बीच जंगल के रास्ते में जंगली जानवर होंगे, हम रिया को उस जंगली जानवर के पास छोड़ देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर चले जाएंगे और माँ तो है ही हमें खाना खिलाने वाली। वाह दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों रिया के साथ जाने लगती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आंचल और प्रिया को झाड़ियों के पीछे दो शेर आपस में लड़ते नजर आते हैं। तभी वो दोनों आपस में इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर रिया को धक्का दे देती है और वहां से भाग जाती हैं। बेचारी रिया जैसे तैसे करके वहां से भागती है और 3 खूबसूरत महल के पास पहुंच जाती है। वहीं महल के करीब ही रिया को आंचल और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी आती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 खूबसूरत महल की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। आप जो 3 महल सामने देख रहे हैं, इनमें से पहला महल हीरे से भरा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। दूसरा महल सोने और चांदी से भरा हुआ है और तीसरे महल में बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत है। आप तीनों इन तीनों महल में से कोई एक महल चुन सकते हैं अपने लिए। हीरे तो बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तो हीरे वाला महल चुनूंगी। सोने चांदी से तो मैं पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसीलिए मैं दूसरा यानी सोने चांदी वाला महल को चुनूंगी। सोना चांदी हीरे तो सब यहीं रह जाएंगे, अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वह है लोगों की दुआएं, और मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तीसरा महल चुनती हूँ। तीनों बहनें अपने चुने हुए महल में चली जाती हैं। प्रिया को अपने महल में खूब जानवर मिलते हैं जो उसके शरीर को खा जाते हैं। आंचल को अपने महल में बहुत सारी चुड़ैलें मिलती हैं जो उसे अपने जादू से ख़त्म कर देती हैं, और रिया को अपने महल में सोने चांदी और खूब सारी धन दौलत मिलती है। रिया महल की तरफ से मिले हुए हीरे जवाहरात को लेकर वापस बाहर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ नहीं है। तभी वो परेशान होकर परी से पूछती है, परी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बहनें कहाँ हैं? परी सारी कहानी रिया को बताती है, जिसे सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, परी प्लीज़ मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उनके लालच ने उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है, लेकिन वो आखिर में मेरी बहनें हैं। प्लीज़ परी, उन्हें बचा लीजिए। पर उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं की, दूसरों को बुरा भला कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। हाँ परी, चाहे वो जैसे भी हो, पर है तो मेरी बहनें। पर अभी नहीं तो बाद में मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा भला हो। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटा देती हूँ। ऐसा कहकर परी दोनों महल पर अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और प्रिया और आंचल को वापस ले आती है। आंचल और प्रिया को जब रिया की अच्छाई का पता लगता है तो वो रिया से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये देखकर परी तीनों बहनों को सोने चांदी के जेवर देती है, जिसे लेकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाती है और उसकी सेवा करती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक समय की बात है, कविता अपनी छोटी बहन प्रिया और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कविता के माता पिता लकड़ियों का काम किया करते थे।
लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट के कारण कविता के माता पिता की मौत हो जाती है। इस घटना से दोनों बहनों को बहुत सदमा लगता है, इसलिए कि उनका इस दुनिया में उनके माता पिता के सिवा कोई नहीं है। अपने माता पिता को खोने के बाद दोनों बहुत अकेली हो जाती हैं। लेकिन कविता जानती थी कि वो बड़ी है और उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है, इसीलिए वो खुद को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पैसों की कमी के कारण घर में खाने को कुछ नहीं होता। कभी कभार तो कविता लोगों से मांग कर अपनी छोटी बहन प्रिया का पेट भर देती और खुद भूखी ही सो जाती। लेकिन अब गांव वालों ने भी खाना देने से साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। प्लीज दीदी, कुछ खाने को दीजिए ना। बेचारी कविता अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी ना कर सकी। वो उदास हो जाती है कि जब भी प्रिया कहती है, दीदी आपको याद है एक बार आपने मेरी बर्थडे पे पिज़्ज़ा बनाया था और वो हर किसी को खूब पसंद आया था। सबने आपके पिज़्ज़े की कितनी तारीफ की थी। हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ प्रिया। उस दिन गांव के सरदार ने भी मेरे पिज़्ज़े की खूब तारीफ की थी। हाँ दीदी, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। आप सच में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हो। अगर आप बेकरी खोल लोगे तो हमारी बहुत सी मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन प्रिया, मैं जानती हूँ अब आप पैसों की बात करोगे। देखिए ना दीदी, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास ये घर तो है ना। आप जिम्मेदार को ये घर गिरवी रखवा दो। फिर जब आप बेकरी खोलोगे और उससे जो पैसा आएगा तो उससे हम घर वापस ले लेंगे। बात तो तेरी सही है, छोटी होकर भी तू कितनी समझदारी की बात करती है। थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। इसके बाद कविता जिम्मेदार के घर जाती है और जिम्मेदार को घर के कागजात देते हुए सारी बात बताती है। देखो कविता, मैं तुम्हें अभी ही सारी बात साफ साफ बता देता हूँ। अगर तुमने 1 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा मुझे वापस ना दिया तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। कविता जिम्मेदार की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसे प्रिया की बातें याद आती है और वह जिम्मेदार को घर के कागजात देकर उनके बदले पैसे ले आती है और उन पैसों से बेकरी खोल लेती है और घर का राशन भी ले आती है। कविता की बेकरी के सामने गांव की एक औरत सवेरा नाम की बेकरी भी थी। गांव में बस यही एक बेकरी थी जिसकी वजह से सब सवेरा से ही सामान लिया करते थे। इसी कारण कविता की बेकरी चल नहीं पा रही थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन प्रिया कविता से कहती है, दीदी मेरी दोस्त का कल जन्मदिन है और मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है देने को। अगर आप कोई अच्छा सा पिज़्ज़ा बना दोगी तो मैं पार्टी में ले जाऊंगी, अपनी दोस्त को गिफ्ट दे दूंगी। कविता प्रिया की दोस्त के लिए पिज़्ज़ा बनाने में लग जाती है और वो प्रिया को दे देती है। प्रिया वो पिज़्ज़ा पार्टी में ले जाती है। उसकी सभी दोस्तें वो पिज़्ज़ा खाती हैं और इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाती। प्रिया, ये पिज़्ज़ा तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ, इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ हमें शॉप का एड्रेस तो दो जहाँ से तुमने पिज़्ज़ा लिया है। प्रिया अपने दोस्तों को सब बताती है कि उसकी बहन की बेकरी है और उनको अपनी बेकरी का एड्रेस भी देती है। उस दिन के बाद से कविता की बेकरी पे लोग आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही सवेरा के कस्टमर्स भी कविता की दुकान पर आने लगते हैं, जिसे देखकर सवेरा को खूब गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हुआ, इस कविता की बच्ची का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि कस्टमर इसके पिज़्ज़ा पर थूकेंगे। सवेरा ऐसा सोच रही होती है कि उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन कविता को 50 पिज़्ज़ा का ऑर्डर मिलता है और वो रात उसे तैयार करके दुकान बंद करके घर के लिए निकल खड़ी होती है। सवेरा अपनी दुकान से छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। कविता के जाने के बाद सवेरा चुपके से कविता की बेकरी में घुस आती है और उस पिज़्ज़े पर जहरीली दवाई डाल देती है। अगले दिन गांव के लोग कविता के पिज़्ज़ा खाते हैं तो खूब बीमार पड़ जाते हैं
और उनकी जान खतरे में आ जाती है, जिसे देखकर गांव के लोग कविता की बेकरी जला देते हैं, यहाँ तक कि उसका घर भी जला देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे पिज़्ज़े में ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या जहर था कि मेरे सारे मेहमान बीमार हो गए और आधे हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं। आइंदा इस गांव में नजर नहीं आना। दफा हो जाओ यहाँ से। कविता और प्रिया रोते रोते गांव से चले जाते हैं और एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं कि अचानक उनकी नज़र दरख्त पर पड़ती है, जिस पर एक परी रस्सी से बंधी हुई होती है। कविता और प्रिया उस परी को बाहर निकालते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। चुड़ैल ने मेरी शक्ति छीनकर मुझे यहाँ बांध दिया था, अब मेरी शक्ति वापस आ गई है। क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? इसके बाद कविता परी को सारी कहानी बताती है कि किस तरह किसी ने उनके पिज़्ज़े में कुछ मिलाकर गांव के लोगों को बीमार कर दिया और अब उनके पास ना खाने को कुछ है और ना ही रहने को कोई जगह। ये सब सुनकर परी कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें जादुई पिज़्ज़े का एक घर देती हूँ, जिसमें जाकर तुम देख सकती हो कि ये सब कुछ किसने किया और गांव के सभी लोगों को भी दिखा सकती हो, और इससे तुम अपनी बेकरी भी बना सकती हो और यहाँ तुम्हें खाने को भी मिलेगा। कविता वो जादुई पिज़्ज़े में चली जाती है और गांव के सभी लोगों को सच्चाई दिखाती है, जिसे देखकर गांव के लोग सवेरा को गांव से निकाल देते हैं। कविता और प्रिया उस परी को धन्यवाद करके वापस पिज़्ज़े घर में चली जाती हैं और अपनी बड़ी सी बेकरी खोल लेते हैं और कविता और प्रिया हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।